बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 8th आफाक इकबाल सीरीज़ इसका यूनिट नंबर 10 ये डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस और जो अहम टॉपिक्स हैं जिनका एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे पहले जी हमारे पास जो टर्म ये हमारे इस यूनिट में इस्तेमाल होगी वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन वैल्यू रिपीटेड इन द गिवन डाटा। यानी कि जो हमें गिवन डाटा है उसमें कोई नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ। इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक डाटा है, ये गिवन डाटा इसे कहते हैं। ठीक है, इस गिवन डाटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ में। तो इस गिवन डाटा में ये नंबर जो 5 है ये हमारे पास 1 2 3 4 4 दफ़ा आया है। ये 5 नंबर जो हमारे पास इस गिवन डाटा में 4 टाइम्स आया है। तो इस 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास होगी 4, क्योंकि 5 जो है ये 4 टाइम रिपीट हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 हो गई। अब एक और मिसाल लेते हैं, हम 10 लेते हैं। 10 कितनी दफ़ा है जी? 1 2 3। अब 10 जो है 3 टाइम रिपीट हुआ है तो इस तरह फिर 10 की जो फ्रीक्वेंसी बनी वो 3 बनी। तो ये सिंपल सा हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और एक एग्जांपल थी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन द अबव डाटा द नंबर 5 इज़ रिपीटेड बाय 4 टाइम्स। जो नंबर 5 है 4 टाइम रिपीट हुआ है, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज़ 4। सिमिलरली इसी तरह द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 10 इज़ 3। ओके जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये गिवन डाटा से बनेगा कि जो हमारे पास गिवन डाटा है इसका हम एक टेबल बनाएं। टेबल में इसको कैसे शो करना है वो अब हम देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डाटा को टेबल में शो करने के लिए दो चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। नंबर एक तो है अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो डाटा हमारे पास गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा नंबर लिखें, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखें। या तो दो सूरतें हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें डाटे को, या डाटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले बड़ा लिख लें, फिर छोटा लिख लें, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। दोनों ऑर्डर में आप डाटे को अरेंज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब ये टेबल बनाएंगे तो आपको टेबल बनाने में आसानी होगी और गलती का चांस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो आपने तरीका है वो जो काम करना वो ये है, यूज़ टैली मार्क। टैली मार्क आपने यूज़ करने हैं। जैसा कि 1 के लिए एक लाइन लगा देते हैं ऐसे, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन 2 लाइनें लगा लेते हैं, और इसी तरह 5 ऑब्जर्वेशन के लिए 4 लाइनें लगा के और एक लाइन ऐसे तिरछी लगा देते हैं। तो ये 5 को शो करता है। ठीक है जी। अब हम ये एग्जाम्पल जो ऊपर हमारे पास डाटा था ये वाला, इस डाटे को हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखते हैं। कैसे लिखना है? तो हम पहले हम क्या करें, इस डाटे को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब ये डाटा था, पहले 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 7 8 10 और 12 11 12। ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटे को कर लिया। अब हमने इसको टेबल में लिखना है तो टेबल में बना लिया हमने ऐसे। पहले है जी नंबर, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी है। नंबर जो है जी 4, हमने 4 देखना कितनी दफ़ा आया है इस ऑर्डर में। इस डाटे में 4 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा आया है। तो 2 लाइनें हमने यहाँ लगा दी, इसको टैली मार्क कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 2 ही फ्रीक्वेंसी है। 4 जो नंबर है वो 2 दफ़ा आया है। ऐसे ही 5 4 दफ़ा आया है, 4 लाइनें लगा दी हैं और फ्रीक्वेंसी भी इसकी 4 ही है। और 6 1 दफ़ा आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है। ऐसे 7 8 10 11 12 ये सारा हमने लिख लिया। अब टोटल टोटल करेंगे इस फ्रीक्वेंसी का। टोटल हमारे पास आया 14। याद रखें ये जो नंबर है टोटल 14 उतना ही होगा जितनी ये वाली वैल्यूज़ हैं। अगर ये वैल्यू फ़र्ज़ करें 14 है तो ये टोटल भी हमारा 14 होना चाहिए। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वैल्यू हमारे पास 14 है और टोटल हमारे पास आए 13 या 15 या 16, इसका मतलब है आपने वो गिनती कहीं से गलती की है, या तो आपने टैली नहीं सही किया, या कोई कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो यानी कि ये वाला जो टोटल है आपका, जो गिवन डाटा की जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये याद रखें बात, ये वही बात की है यहाँ पर।
दो चीज़ें आपने याद रखनी है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो उसके इक्वल जो है वो आपका टोटल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे, यानी कि जो डाटा आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में अरे का नाम देते हैं, ठीक है जी। दूसरा है जी हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो अंडर अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा, याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हैं, ये कुछ डेफिनेशन आपकी जो बुक है उसमें से ली है, कुछ डेफिनेशन जो है उनको सिंपल करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, इसको कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या है जी? द डाटा विच इज़ कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा, यानी कि वो डाटा जो होता है, यानी कि जो बगैर किसी अरेंजमेंट के हो, यानी कि रैंडम हो डाटा, उसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। दूसरा है जी, अब हम आगे हमारे पास है ग्रुप्ड डाटा। द डाटा आर इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा, यानी वो डाटा जो हमें क्लास इंटरवल्स की शक्ल में, यानी कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की शक्ल में दे दें, उसे ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। मसलन ये 0 से 20 तक, 21 से 40 तक एंड सो ऑन, ये ऐसा जो डाटा होता है ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या होता है? व्हेन द डाटा इज प्लेस्ड इन वेरियस ग्रुप्स देन ईच ग्रुप इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जब डाटा को हम मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है रखते हैं, तो फिर हर जो ग्रुप है उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अपर क्लास लिमिट क्या होती है और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है। पहले हम लोअर क्लास लिमिट देख लेते हैं। द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। अब ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू ये वाली है 0, और एंडिंग वैल्यू इसकी क्या है 20 है। तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग वैल्यू को क्या है? लोअर क्लास लिमिट है, और जो एंडिंग वैल्यू वो अपर क्लास लिमिट है। अब अपर क्लास लिमिट की भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो ये है जी, द एंडिंग वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का आपको पता चल गया है। ये स्टार्टिंग वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और एंडिंग वैल्यू को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो जब हम नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें सारी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जी हमारे पास है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ये बड़ी अहम चीज़ है जी, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूला है, ये फार्मूला आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें ये बार बार ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल का जिनके निकालने का जो फार्मूला, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास है जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ये आपको दिया होगा डाटा है, वो आपने फार्मूले में पुट करके ये वाला जो क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। हम अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट करेंगे। आगे क्लास बाउंड्रीज, ये तरह आपने गौर से समझ लेनी है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। क्लास बाउंड्री इज द मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्री क्या है? ये मिड पॉइंट है, यानी कि दरमियाना पॉइंट है। कैसे? ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ये क्या चीज़ है? ये हमने समझनी है चीज़ कि ये कैसे हो गया ये, यानी कि क्लास बाउंड्री इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द वन क्लास, ठीक है जी। यानी कि ये हमारा फ़र्ज़ करें ये वन क्लास है, इसका अपर ये है 54 है, और नेक्स्ट क्लास का ये देखें ए इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द वन क्लास। अपर क्लास लिमिट क्या है? ये 54 है, ये क्लास है, इसका अपर क्लास लिमिट ये है, लोअर ये है। अपर तो हो गया, एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इससे नेक्स्ट क्लास ये वाली है, इसका लोअर क्लास लिमिट क्या 55 है, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। यानी कि मिड पॉइंट अब क्या वो हम यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ क्लास बाउंड्रीज आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट एंड एडिंग टू द अपर क्लास लिमिट। ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। देखें जी, अब ये जो पहले हम देखते हैं क्लास बाउंड्री, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ये वाली जो वन क्लास है, इसका अपर क्लास 54 है,
और जो नेक्स्ट क्लास है इसका लोअर 55 है, और इसका मिड मिड कैसे भला इसका निकलेगा? आपने क्या करना है, ये रफ अमल में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर ये 55 में से 54 को माइनस करना है। जवाब हम आया हमारे पास 1। ठीक है, इसका जो है अपर क्लास लिमिट पहली क्लास का, और इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर, लोअर क्या है 55 है, लोअर में से ये माइनस करना है। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप ऊपर से डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, वो आया 1। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे करते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, वो जवाब आया हमारे पास 0.5। ठीक है जी, यानी कि किसी का भी मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसको 2 पे डिवाइड कर, 0.5 आ गया। अब क्या करना है, 0.5 का हमने करना क्या है, इस 0.5 को ये लिखा है बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब क्या करना है, जो क्लास बाउंड्री निकलती कैसे है वो बताने लगे हैं। जो 0.5 आया उसको हमने माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट। यानी कि जो लोअर ये वाली है 50 में से ये माइनस करना है, 50 में से ये माइनस करेंगे, 50 में से यानी कि ये जो 50 है हमारे पास, इसमें से वो 50.0 पॉइंट कर लेना ऐसे, इसमें से 0.5 माइनस कर दें। 0.5 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 5, यहाँ पर कितने रह गए 49, 49.5 रह गया। ठीक है, अब 49.5 आपने यहाँ लिख लेना है 2। अब ये वाला जो आया था हमारे पास, ये वाला जो मिड पॉइंट 0.5 आया था ये वाला, इसको हमने लोअर से माइनस कर दिया। ये लिखा हुआ डेफिनेशन में, यहाँ पर, यहाँ मेरी पेंसिल है, फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट 50, ये लोअर क्लास लिमिट 50 से माइनस कर दिया 0.5 को, तो 49.5 आ गया। अब क्या कहें, एंड, ये डेफिनेशन ज़रा देखें, एंड एडिंग टू द अपर क्लास लिमिट, और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देना है, यानी कि 54 है। 54 यहाँ पर ज़रा देखें, 54 में आप 0.5 को ऐड कर दें, ये आ गया जी 54.5 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 54.5 ऐसे आ जाएगा, ये क्लास बाउंड्री निकल आई जी हम आपकी। सेम ऐसी मेथड से आपने, अब क्या होगा, ये वाला 55, अब 55 में से आपने फिर वो निकालना है 0.5 को। ठीक है जी, यानी कि 55 ये रहा फॉर्मूला है हमारे पास, ये 55 जो है सॉरी कितना है 55, 55.0, 0.5 इसमें से माइनस कर दें, ये आ गया जी 5, यहाँ 4, 54.5 आ गया जी, ये वाला 54.5, और इसमें एक ऐड कर दें 59.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ऐसे ही आपने जो बाकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो आपने खुद निकाल लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बाउंड्री वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है जी, हिस्टोग्राम क्या है जी, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा विद गिवन फ्रीक्वेंसीज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स टेकन एज क्लास इंटरवल्स एंड देयर corresponding frequencies taken as heights of the rectangular bars। अब हिस्टोग्राम क्या है, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको ग्राफ में ज़ाहिर करना, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, यानी कि जो इंटरवल्स में डाटा दिया गया है, ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, जो इंटरवल में हो, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ग्रुप डाटा कैसा होता है। वो डाटा जो हमारे पास इंटरवल में हो वो ग्रुप डाटा कहलाता है, और उस इंटरवल को एक ग्राफ की शक्ल में शो करना उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। यानी कि ये ग्राफ की जो पट्टियाँ होती हैं ये रेक्टेंगुलर टाइप्स की होती हैं, इसको रेक्टेंगुलर टाइप्स को कहते हैं। ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस पे लाइन है, ये एक्स एक्सिस है नीचे, और ऊपर को हमारे पास वाई एक्सिस है। हमने ये ऊपर इसके क्वेश्चन लिखा हुआ था वो आपने देख लेना है। 10 से 12 एक क्लास इंटरवल है, फिर 12 से 14 एक है, 14 से 16 एक है, 16 से 18 एक है, और 18 से 20 एक क्लास इंटरवल है। और यहाँ पर हमने 2-2 का फ़र्क लिया है, तो 2-2 का फ़र्क हमने वो जो है पैमाना उससे ले लिया है, और ऊपर को ये एक का डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो हमने पैमाने की मदद से ये लगाया है। अब जब बुक में हमारे पास दिया गया था कि 10 से 12 इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.5 यानी कि 2.5, 10 से 12 2.5 यानी कि 2 और 3 के बीचों बीच जो है वो 2.5 बनता है। वो इतना जो हमारे पास आ गया, ये इसकी जो एक ग्राफ बन गया।
ये जो है बार रेक्टेंगुलर बार्स बन गया। अब 12 से 14, 12 से 14 जो क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.5। ये जो सारा डाटा मैं दिखा देता हूँ आपको बुक में, ये दिया गया है। ये देखिए, ये खुद से नहीं किया, ये 10 से 12 5 दफ़ा है, यही है जी। ये 10 से 12 है, ये 5 दफ़ा है। 12 से 14 9 दफ़ा, 14 से 16 10 दफ़ा, 16 से 18 13 दफ़ा, 18 से 20 6 दफ़ा। अब उन्होंने ये निकाला है, ये निकाला कैसे है कि उन्होंने क्या किया है, ये जो 10 से 12 है, ये 10 से लेकर 12 तक जो इंटरवल है, इसके ये कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 है। इस 5 को 1/2 से ज़रब कर दिया उन्होंने, तो वो 2.5 आ गया। फिर इस ये जो 9 है, 9 को भी 1/2 से ज़रब कर दिया। ऐसे ही 10 को भी 1/2 से ज़रब कर दिया, 13 को भी 1/2 से ज़रब कर दिया। तो ये आपके पास जो आंसर आए हैं, ये यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने ये जो है इसके बार्स ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे सिंपली आपने ये ग्राफ 4.5 तक ले आए, और 14 से 16 ये आ गया 5 तक, पूरा आपका आ गया। ऐसे 16 से 18 तक आ गया 6.5। ऐसे ही जो 18 से 20 तक है, वो अब आपके पास पूरा 3 आ गया। ये आपने ऐसे एक हिस्टोग्राम बना दिया। तो आप इसे काइंडली ज़रा गौर से देख लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। कहीं से भी आपको अगर फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।